तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी बताया, सेकेंड टाइम एनाटॉमी बताया, थर्ड में हिस्टोलॉजी बताया, फोर्थ में साइटोलॉजी बताया। अब नेक्स्ट ब्रांचेज जो बायोलॉजी का है वह है जेनेटिक्स। वह है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को समझने के लिए आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाएंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि यह जेनेटिक्स लेवल 11th हो या 12th हो या यूजी हो या पीजी हो, ऊपर भी हो, तो वहां भी आप कंप्लीट एक मैथमेटिकल टर्म्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको। वो क्लासिकल जेनेटिक्स हो या पॉपुलेशन जेनेटिक्स हो या मेंडेलियन जेनेटिक्स हो, तो अलग अलग हिस्से हैं इनके जेनेटिक्स का स्टडी करने के लिए, और लाइफ को समझने के लिए भी आपको जेनेटिक्स जरूरी है। एग्जाम्पल, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व अभी कोविड-19 से प्रभावित है। आप न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे कि यह कोविड-19 एक प्रकार का वायरस है। आपने सुना होगा कि यह वायरस, मीडिया वाले बोलते हैं अपने रूप बदलते हैं, स्ट्रक्चर बदलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये रूप बदलना, यानी स्ट्रक्चर बदलना, फॉर्म बदलना, क्या मीनिंग है? तो मेडिकल की भाषा में, जेनेटिक्स की भाषा में, लैंग्वेज में इसको कहते हैं म्यूटेशन, हिंदी में उत्परिवर्तन। तो ये म्यूटेशन क्या है? तो यह म्यूटेशन आप तब समझेंगे जब आप जेनेटिक्स को समझते हैं। और जेनेटिक्स में जैसे एग्जाम्पल आरएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो यहाँ पे सुना होगा कि आरएनए के डीएनए में तब्दील होते हैं, डीएनए फिर आरएनए में तब्दील होते हैं, अपनी नंबर बढ़ाता है। तो ओवरऑल ये बात कहने का जो मेरा व्यूज है वह ये है कि इस महामारी के दौर में भी इस वायरस से निजात पाने के लिए साइंटिस्ट जेनेटिक्स को आधार मानकर ही इस वायरस का पूरा जीनोम सीक्वेंस यानी जेनेटिक्स यानी आरएनए डीएनए का स्टडीज होती है। और उस स्टडीज के बाद साइंटिस्ट हमारे पूरे वर्ल्ड का इसके अगेंस्ट वैक्सीन तैयार किया, और आज यह वैक्सीन पूरे विश्व के लिए संजीवनी का कार्य कर रही है और आगे भी करेगा। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए यह जेनेटिक्स, अगर लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, भविष्य इसमें आपका फ्यूचर है। आप मैथ नहीं जानते हैं, नो प्रॉब्लम, आप लोगों को बायोलॉजी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बायोलॉजी में आप काफी डिग्रियां ले लो, समझबूझ होना चाहिए ताकि आप अपने शरीर के बारे में तो जानो, उससे तो सुरक्षित रखो, और ये सुरक्षित रहेगी तब आप कोई भी काम कर सकते हो। हेल्थ इज वेल्थ। ओवरऑल जेनेटिक्स, इस जेनेटिक्स में हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज कीजिए P1 and P2, P1 यानी पेरेंट नंबर 1 और P2 पेरेंट नंबर 2। अगर इसी को हम लोग बॉटनी में जाएं तो कह सकते हैं प्लांट नंबर 1 एंड प्लांट नंबर 2। अब इस P1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं मेल से, और P2 को रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल से।
एक मेल और एक फीमेल, एक फादर मान लो, दूसरा मदर मान लो। अब इस मेल से एक रिप्रोडक्टिव यूनिट बनते हैं, जिस यूनिट को हम कहते हैं स्पर्म। और इस स्पर्म का नेचर जो होता है एन, यानी हैप्लॉइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड? तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं हैप्लॉइड से। अब ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, ये सारे का कंसेप्ट एक जगह मिलेंगे, वो बताएंगे। और उसी प्रकार से फीमेल जो है यह एक रिप्रोडक्टिव यूनिट को प्रोड्यूस करती है ओवम, और इसका भी नेचर एन, यानी हैप्लॉइड। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हैविंग द ओवम एंड वन सेट हैविंग द स्पर्म। अब यहीं पर कॉन्सेप्ट लोगे तो इस स्पर्म और ओवम को कहते हैं गैमिट। स्पर्म को भी गैमिट कहेंगे और ओवम को भी गैमिट कहेंगे। अब ये स्पर्म और ओवम जब आपस में फ्यूजन करता है तब ये बनाता है जायगोट। अब यह जायगोट स्पर्म और ओवम, यानी स्पर्म ओवम से जब फ्यूज कर जाए तब उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे तो उसको कहेंगे जायगोट। यह जायगोट का नेचर जो होगा 2n, 1n कहां से आया? स्पर्म से, और दूसरा n कहां से आया? ओवम से। ये हो गया 2n। आप सीधी और सरल भाषा में कह सकते हैं कि आधा सेट, half set of chromosome come from the father and male parents, and one set of chromosome यानी half chromosome come from the mother। तो ये बना दिया जायगोट। जिस प्रोसेस से, जिस विधि से, जिस तौर तरीका से, जिस मैकेनिज्म से यह स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यह जायगोट मदर के यूट्रस में, गर्भाशय में, ऊम में डेवलप करेगा। डेवलप करने का क्या मीनिंग? इसका मीनिंग है अब इस जायगोट में सबसे पहले होगा क्लीवेज, C for क्लीवेज, M for मोरोला, G for गैस्ट्रुला। क्लीवेज, मोरोला, एक सेकंड सॉरी, ब्लास्टुला। क्लीवेज, मोरोला, ब्लास्टुला, gastrula, G for gastrula, and O for organogenesis। तो मीनिंग है इस जायगोट में फर्दर डेवलपमेंट हुआ क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गेन्स बनेंगे, हार्ट, लिवर, पेंक्रियाज, और इस प्रोसेस में सबसे पहले हार्ट बनता है। अब ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद यह एम्ब्रियो जो है फुल्ली जब मैच्योर कर जाएंगे, यहाँ जगह कम है नीचे, जब फुल्ली मैच्योर करेंगे तब इसका क्या होगा? बर्थ होगा, BIRTH, बर्थ। अब इस बर्थ में अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं या तो मेल चाइल्ड होगा, अगर फीमेल चाइल्ड होगा, मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। यह ह्यूमन के केस में मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड, बेटा होना या बेटी होना, ये कंप्लीटली डिपेंड्स करता है मेल पर, फीमेल पर नहीं। याद रखिएगा, तो गौर से सुनिए। हमारे समाज, सोसाइटी में जो भ्रांतियां हैं, ये जो दकियानुसी है,
अगर बहू एक दो बच्चे बेटी दे तो उसे लोग खरी खोटी सुनाते, नहीं सुनानी चाहिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेल। किस आधार पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंटिस्ट ने रिसर्च करके शोध करके दिया। तो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेल। कम ऑन द पॉइंट। अब यह मेल चाइल्ड ह्यूमन बीइंग्स है, आदमी है, मानव है। अब सपोज करो अगर आप हो, आप ही हो, आप ही सपोज दैट आप ही अक्षत मान लीजिए, मेरा स्टूडेंट हम देख रहे हैं उसी से ले ले। अगर ये फादर हैं, ये मदर हैं और ये मेल चाइल्ड अक्षत हैं, तो अब ये बताइए कि आपकी जो बॉडी का अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, या तो फादर पे गया होगा या मदर पे गया होगा। 100% ना तो आप फादर की तरह हैं ना मदर की तरह हैं। तो क्या हुआ भाई, क्यों हो गए? अगर इंसान है तो इंसान जन्म लिया, सॉरी, अगर यहाँ पर सपोज दैट डॉग होता तो यहाँ उनके ही चाइल्ड होते। अगर यहाँ एलिफेंट है, यहाँ एलिफेंट ही होगा नेचुरली। इससे कभी जिराफ नहीं होगा, जिराफ नहीं होगा। तो दैट मीन्स यह चीज हमें सिखाती है, बताती है, यह जो प्रक्रिया है, यह जो मैकेनिज्म है, यह किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? जेनेटिक्स। और देखिए, अब आप ये अक्षत ये नहीं कह सकता कि सर हम 100% मदर या फादर जैसे मिलता जुलता। तो ये वेरिएशन कहां से आया, ये वैरायटी कहां से आया, ये परिवर्तन कहां से आया? तो बच्चों, जहां भी जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां रिकॉम्बिनेशन होता है। सेल के टॉपिक मायोसिस में पढ़ेंगे। और इसी रिकॉम्बिनेशन के कारण वेरिएशन होता है प्रोजेनी में, संतान में, ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में, चाइल्ड में वेरिएशन होता है, जिनके कारण रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन का दूसरा नाम सिंपल क्रॉसिंग ओवर। इसका एक मैकेनिज्म है। तो जेनेटिकल वेरिएशन अगर होना है उसमें क्रॉसिंग ओवर होना है। तो अब ये बच्चे हमारे 100% ना तो मदर की तरह है ना फादर की तरह। इसका कारण क्या हुआ? इस बच्चों में जो वेरिएशन आया, क्यों आया उसका कारण रिकॉम्बिनेशन में बता रहा हूं। तो ओवरऑल इस जेनेटिक्स में पेरेंट्स के गुण, मदर फादर का गुण, कौन सा गुण? हेरिडिटरी, बच्चों में कैसे आते, और ये बच्चे और ये संतान अपने पेरेंट्स से वेरिएशन है, अलग क्यों है? इन्हीं चीजों की छानबीन जेनेटिक्स में करते हैं। अब छोटे क्लास से लेकर के हायर क्लास तक, जहां से बायोलॉजी का आप बी सीखते हो और अंतिम में वाई है, रिसर्च तक, बड़े बड़े साइंटिस्ट तक, हर जगह ये चीज है। मैंने कोविड-19 के एग्जाम्पल दिया। Any types of vaccine for the human beings are completely depends on the genetics. That means DNA, RNA. That means genomic data. ये सारे चीजें हैं, आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। तो अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। जेनेटिक्स यू कैन राइट, आप लिखोगे the study of mechanism of
inheritance and cause of variation of an organism is called genetics. Is called genetics. So clear, Kriti? Yes, sir. The study of mechanism of inheritance and cause of variation of an organism is called genetics. तो दो चीजें इसमें दिमाग में रखना है, inheritance and variation. This is the basic and fundamental words for the understanding of the topics of genetics in any class. This is the definition of genetics. आगे बढ़ें. अब जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक देखोगे, एक और ब्रांचेज हैं जिनका नाम एम्ब्रियोलॉजी, अब इसे समझने के लिए आप इसका दूसरा नाम डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी. तो यहां से क्लियर है, एम्ब्रियो का मीनिंग है जैगोट के बाद स्टेज आएंगे एम्ब्रियो, भ्रूण. लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी. तो अब इसका जो एरिया है, क्षेत्र है, सपोज स्पर्म बना, ओवम बना, जैगोट बना, तो यहां से लेकर के ये बर्थ तक, चाइल्ड बर्थ तक के स्टेज का जो पीरियड है उसको हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में. तो अब यहाँ अगर ह्यूमन पर ही एग्जाम्पल दे तो फीमेल का जो यूटेरस है, एक रफ फिगर, तो फीमेल का जो यूटेरस है और इसी यूटेरस में ये फर्टिलाइज्ड जैगोट यानी फर्टिलाइज्ड एग यहां जैगोट इम्प्लांट कर, और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन a functional zygote come to the uterus and after some times implant व्यवस्थित हो जाता है यूटेरस में, और धीरे धीरे यहाँ प्लेसेंटा वगैरह डेवलप करेंगे, और जब बच्चे 9 महीने के हो जाते हैं 280 डेज प्लस 7 डेज, तब जाकर इसकी बर्थ. ये तमाम चीजों का स्टडी हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं. अब सपोज कीजिए जब यह जैगोट था, जैगोटिक अवस्था में था एम्ब्रियो, तब यह सिंगल सेल है. जैगोट सिंगल सेल के बने होते हैं. ओवम अपने आप में एक सिंगल सेल है. स्पर्म अपने आप में एक सिंगल सेल है. अब आपको कंफ्यूजन होता होगा, एक स्पर्म का सेल दूसरा ओवम का सेल अगर आपस में मिल जाए तो डबल नहीं हो गया? नहीं बॉस, यहाँ थोड़ा पेंच है. स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस ओवम में जाता है, बाद बाकी कुछ भी नहीं. इसीलिए यहाँ जैगोट भी सिंगल है. अब ये जैगोट सिंगल सेल है, इसमें डिवीजन होते 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 होते
बहुत सारे मल्टी सेलुलर एक ह्यूमन बीइंग का चाइल्ड बर्थ देखा होगा, कितना बड़ा होगा, 3 किलोग्राम, 3.25 किलोग्राम जो उसका उसका रियल वेट होता है, कितना बड़ा। तो सिंगल सेल से डेवलप करके डिवीजन करके मल्टी सेलुलर हो जाता है। तो अब इसमें हुआ क्या, ये चाइल्ड जो बर्थ लिया, यह एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, इसका डेवलपमेंट भी हुआ एंड साथ ही साथ ग्रोथ भी हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ, तो जैगोट से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ, ओवम से स्टार्ट, क्योंकि ये फ्यूज कर गया उसके साथ। तो इन तरह का स्टडी अगर हम लोग कहीं करें तो दिस इज द एम्ब्रियोलॉजी। तो प्लांट में भी यही और एनिमल में भी यही डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, द स्टडी ऑफ growth and development of an organism from ovum या zygote is called embryology। अब सवाल है, मैंने देखा यहाँ डिफिनेशन ओवम में लिखा है। अब क्या होता है कि कभी कभी अनफर्टिलाइज्ड एग भी डेवलप करता है, जिस रिप्रोडक्शन के टाइप को बताएंगे पार्थेनोजेनेसिस, इसलिए यहाँ ओवम में लिखे हैं। डिफिनेशन क्लियर है, द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दो वर्ड है यहाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब शायद मैं पूछूं आप लोगों से तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ग्रोथ का हिंदी वृद्धि होता है, वृद्धि, एंड डेवलपमेंट का हिंदी विकास। व्हाट डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं आपको समझाऊं, बताऊं। ग्रोथ, सबसे पहले ग्रोथ एंड दूसरा डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास जानते हैं, नहीं जानते, जानिए इसको। सपोज दैट ग्रोथ में कोई सेल है बायोलॉजी की लैंग्वेज में, और इस सेल की साइज सपोज की जो 1 माइक्रोन है, सिंगल सेल है और इस सेल की साइज 1 माइक्रोन है। अब ये न्यूट्रिशन लिया, पोषण लिया, तो अब इसकी साइज जो है थोड़ा बड़ा हो गया। सपोज कीजिए इसकी साइज 3 माइक्रोन हो गई, 1 माइक्रोन से 3 माइक्रोन। दिस इज द ग्रोथ, दिस इज द ग्रोथ। अब डेवलपमेंट, एक सिंगल सेल है, सेल की संख्या 1 है, सेल की संख्या 1 है। अब सेल डिवीजन के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ा लिया। सपोज दैट यहाँ पे सेल की संख्या 6 हो गई, 1 से सेल की संख्या 6 हो गई। तो दिस इज द डेवलपमेंट एंड दिस इज द ग्रोथ। सेल की साइज बढ़ना ग्रोथ है, सेल की नंबर बढ़ना डेवलपमेंट है, इन द लैंग्वेज ऑफ लाइफ साइंस। इसीलिए यहाँ पे लिखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कहां से, ओवम यानी या तो ओवम से या इट्स कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अगर इतनी बातें ब्रेन में व्यवस्थित ना हो तो उसके लिए एक सिंपल सी भाषा है, परिभाषा है, दैट इज, लिखोगे स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। किसका, किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। दिस इज द डेफिनेशन इन लैंग्वेज ऑफ सिंपल। इतना कर लेंगे। नेक्स्ट है अगला ब्रांच,
नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक भी कह सकते हैं इसे। अब इसका डिफिनेशन देखोगे, आगे के एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, मजा भी आएगा। सिस्टमैटिक भी कहते हैं। अब सोचो, इसमें ऐसे रूल्स, ऐसे लॉ, ऐसे नियम को पढ़ना है जिस नियम के आधार पर, जिस रूल्स के आधार पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं और क्लासिफिकेशन। हमारे साइंटिस्ट ने सर्टेन रूल्स दिया है, सर्टेन नियम दिए हैं। दैट मीन्स जो एनिमल या प्लांट फलाने फलाने कैरेक्टर्स को कैरी करता है, तब उस प्लांट एनिमल को इस फैलम में रखा जाए, इस क्लास में रखा जाए, इस ऑर्डर में रखा जाए, इस जीनस में रखा जाए। तो इस तरह की चीजों का स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, टैक्सोनॉमी में। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज कीजिए हमने लिखा यहाँ पर एग, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एग मीन्स होता है अंडा। हमारे साइंटिस्ट, हमारे विद्वान लोग, शब्द के निर्माण करने वाले एग मीन्स पढ़ा दिया अंडा। तो शुरू से आज तक आने वाले समय में भी बच्चे क्या पढ़ेंगे, एग मीन्स। हार्ट है, हार्ट मीन्स हृदय होता है, दिल। तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हार्ट मीन्स दिल, पढ़ते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। अब सपोज कीजिए ये जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा रूल है, नियम है, डिक्शनरी में आप बदल नहीं सकते। सारे लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब यहाँ देखिए, सपोज कीजिए अब यहाँ पे कहा जाए नहीं, आज से जिस तरह से कहा गया कि आज 12 बजे रात से 5000 की नोट बंद, 1000 की नोट बंद, बंद हो गया। कहा गया कि आज से लॉक, लॉक हो गया देश। उसी तरह से अगर कोई फरमान जारी करे बुद्धिजीवी लोग कि भाई अब एग मीन्स अंडा नहीं, एग मीन्स पढ़ेंगे हम लोग दिल, और हार्ट मीन्स दिल नहीं पढ़ा जाए, हार्ट का मीनिंग बदल दिया जाए अंडा। जो रूल था वो बदल गया, जो नियम था बदल गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चाइनीज में 2 चाइल्ड का जन्म देने का था, लेकिन अब नया नियम आ गया कि 3 चाइल्ड को एक पेरेंट्स जन्म दे सकते। तो रूल है, नियम है। तो अब सपोज कीजिए बचपन से पढ़े एग मीन्स अंडा, हार्ट मीन्स दिल। अब दुनिया बदल गई, एग मीन्स दिल, हार्ट मीन्स अंडा। क्या होगा, जो कल तक हम लोग दुकान पे जाते थे, अब बोलते थे सर अंडा दीजिए, तो अब क्या कहेंगे, दिल दीजिए। और हार्ट के बदले क्या बोलेंगे, अंडा। तो जो डॉक्टर लिखते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, अब क्या लिखेगा, अंडा रोग विशेषज्ञ। नियम बदल गया, नहीं बदल गया। फिल्मी दुनिया में जाइए, फिल्म बनाने वाले लोग बोलते थे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तब क्या हो गया, अंडा वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो दैट मीन्स रूल बदल गया। तो सिमिलर वे में अब यहाँ पर भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी में रूल्स पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं। किसका, नोमेनक्लेचर का, क्लासिफिकेशन का एंड आइडेंटिफिकेशन का। डिफिनेशन लिखेंगे, the study of principle of nomenclature, identification and
classification of an organism is called taxonomy or systematics. This is the definition of taxonomy. यहाँ पर मेन जो है तीन वर्ड्स को नाम ध्यान में रखना है, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। यही नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। इस बायोकेमिस्ट्री में आज के डेट में 11th की क्लास में बायोमोलिक्यूल्स कर दिया, बायोकेमिस्ट्री हटा। अब देखिए बायो मींस लाइफ और केमिस्ट्री, यहाँ पे क्या करेंगे, मेटल नॉन मेटल या किसी रिएक्शंस को हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारे लाइफ में ग्लाइकोलिसिस है या क्रेब साइकिल है या प्रोटीन है या लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट है या फिर एंजाइम्स है या डीएनए है या आरएनए है या मिनरल है या विटामिन्स है, ये सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स। तो हर एक का जो अपना रिएक्शंस है, उस रिएक्शंस का अपने प्रिंसिपल है। अगर ग्लाइकोलिसिस है तो उसमें कितने स्टेप्स हैं, उसमें कितने एंजाइम्स भाग लेंगे। क्रेब साइकिल है तो उसका अपना है, एरोबिक है तो उसका अपना है, एनारोबिक है तो उसका अपना है, फर्मेंटेशन है तो उसका एक अपना है, हर का प्रिंसिपल। तो यहाँ पर भी हम लोग रूल्स ही पढ़ते हैं, नियम ही पढ़ते हैं कि लिविंग बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। इसका डेफिनेशन द study of principle of chemical phenomenon in terms of chemical reactions of an this is the definition of biochemistry. Next, evolution. What is the meaning of evolution? हिंदी जानोगे तो बुद्ध विकास होता है इसका हिंदी। विकास अलग है, वृद्धि अलग है और बुद्ध विकास। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, तो अब इसमें ये देखते हैं यह अर्थ कैसे बनी, origin of our earth, origin of our earth। फिर इस अर्थ पे यानी यूनिवर्स का भी origin पढ़ते और यूनिवर्स से फिर यह अर्थ आया और इस अर्थ में जितने भी घटनाक्रम है, कैसे पहाड़ बने, रिवर बने, ओशियन बने, लाइफ कैसे आई और जब लाइफ आ गई वह लाइफ अपने पास्ट लाइफ से, एंसेस्टर से कैसे डिफरेंट है, इन तमाम चीजों की छानबीन स्टडी हम लोग करते हैं इवोल्यूशन में। डिफिनेशन द स्टडी ऑफ origin of life and its modification in respect to ancestor, पूर्वजों की तुलना में, of an organism is called evolution.
तो अब इसमें मेन जो है वह क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और जब आ गया वह अपने एंसेस्टर से, पूर्वजों से कैसे डिफरेंट है, कैसे मॉडिफाइड है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, तो हम लोगों का जो ओरिजिन हुआ है वह कहाँ से, चिंपैंजी से। आप चिंपैंजी जाके देखो, बहुत सारे जू में है, पटना के भी जू में है, वहां जाके देखो तो उसकी शकल सूरत बहुत चीजें मिलती हैं हम लोगों से, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दिस इज द डेफिनेशन। अगर इतना बड़ा डेफिनेशन याद ना रहे, उसके लिए एक वर्ड में, एक शब्द में इवोल्यूशन का डेफिनेशन जो होता है वह है बेटर फॉर्म। बेटर फॉर्म, एक लाइन में, एक शब्द में डेफिनेशन को बांध दो, तो एक शब्द में, एक वर्ड में हो गया बेटर फॉर्म। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द इवोल्यूशंस। और ये डेफिनेशन, ये सब जो है डार्विन ने दिया। तो जब पढ़ाएंगे लेमार्क, डार्विन, है ना, डेफिनेशन देखे हैं। और भी इनके कुछ ब्रांचेज है, उस ब्रांचेज को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जैसे इकोलॉजी है, जैसे प्लेंटोलॉजी है, एक इससे रिलेटेड, इवोल्यूशन से रिलेटेड एक है, बस 2 मिनट की चीजें हैं, उसको मैं जल्दी बता देना चाहता हूं ताकि इससे रिलेटेड चीज को आप समझ जाओगे। बस 2 मिनट की चीजें हैं। दिस इज द नेक्स्ट ब्रांच इज प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी, प्लेंटोलॉजी। और ये मजेदार चीज है, इवोल्यूशन से रिलेटेड चीज है, जब तक आप प्लेंटोलॉजी नहीं समझते हैं, डार्विन भी, लेमार्क भी अगर इवोल्यूशन को समझा तो प्लेंटोलॉजी के आधार पर ही। अब इसमें क्या, प्लेंटोलॉजी तो आसान है, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, किसका, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन। अब सवाल है कि फॉसिल्स क्या है। तो आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, 9th क्लास में केमिस्ट्री में लिखा हुआ है फॉसिल्स फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ऑयल, ये फॉसिल्स फ्यूल है। ये बना कैसे, तो कार्बोनिक एरा में जो धरती में चेंजिंग आया, तो बहुत सारे चीजें अंदर चल गई, उसमें सर्टेन मॉडिफिकेशन हुआ, और फॉसिल्स जब डिग अप करते हैं, खोदते हैं, तो वो अवशेष चेंजेस फॉर्म होता है। सिंपल भाषा में फॉसिल्स, सर्टेन केमिकल चेंज हो गया, कोई भी एनिमल, प्लांट का अवशेष या उसका निशान चला रह गया, तो वह जब खुदाई के बाद मिलता है उसको फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स का एक ये भी जानिए कि जिस एनिमल या प्लांट का फॉसिल्स मिला है वह लाइव नहीं है, एक्सटिंक्ट कर गया, विलुप्त कर गया, आज धरती पे नहीं है। तो फॉसिल्स का टॉपिक प्लेंटोलॉजी अलग है, बताएंगे इसका, लेकिन तत्काल समझने के लिए। अब किसी के जहन में आएगा कि सर नहीं, उसके कुछ प्रजाति भी मिलते हैं और उसका फॉसिल्स भी मिलते हैं, उसको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, उसको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। ऑन द टॉपिक हर चीज क्लियर करेंगे। तो प्लेंटोलॉजी का स्टडी में फॉसिल्स, और फॉसिल्स के आधार पर ही, फॉसिल्स के आधार पर ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं इवोल्यूशन के अंतर्गत। अगर फॉसिल्स ही जो बेसिक और फंडामेंटल एविडेंस है फॉर द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, तो फॉसिल्स। अब प्लेंटोलॉजी 2 तरह के हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्लेंटोबोटनी, 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 दूसरा होगा प्लेंटोजूलॉजी। तो आप भैया जानते हैं आराम से, बोटनी में स्टडी किसका करेंगे, प्लांट्स का। यहाँ पे डिफिनेशन स्टडी किसके, प्लांट्स फॉसिल्स, किनके, प्लांट्स फॉसिल्स, इनका स्टडी प्लांट्स फॉसिल्स। और यहाँ क्लियर है जूलॉजी, एनिमल, यहाँ पे किसका स्टडी, यहाँ पर स्टडी करेंगे एनिमल, एनिमल फॉसिल्स, एनिमल फॉसिल्स। तो फॉसिल्स जब प्लेंटोलॉजी इवोल्यूशन से पढ़ाएंगे आपको,
तो उसमें हम इसकी पूरी कहानी सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे। फॉसिल्स पार्क कहाँ है, क्यों फॉसिल्स पार्क कहा जाता है, जाएगा है ना। तो आज इतना ही है ना, और अगली मुलाकात फिर करेंगे। और भी ब्रांचेस बचे हुए हैं, और इसमें अगर किसी भी तरह का त्रुटि नजर आए तो आप हमें बतावें। और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, खूब मन लगा के पढ़िए, और आगे बहुत चीज बाकी है। थैंक यू, अच्छा लगे तो बताइए। थैंक यू, गुड नाइट।